कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अब आपकी यूपी टेट की तैयारी कराने जा रही हूँ, तो आज से मैं आपका हिंदी का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपके यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप लोग को आई होप समझ में भी आएगा और अच्छे से याद भी होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपका हिंदी का कोर्स, जो कि यूपी टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड पेपर है, तो मैं सेकंड पेपर की ही तैयारी करा रही हूँ इस समय। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये दोनों ही पेपर में ये क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन स्पेशली मैं सेकंड ही पेपर की तैयारी करा रही हूँ इस समय। तो आइए हिंदी का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपना सिलेबस तो देख ही लिया होगा, तो जो मैंने लिंक दिया था अपनी वीडियो में, तो उसमें अपना सिलेबस देख लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा, हिंदी भाषा एवं व्याकरण ये क्या चीज़ है या किस तरह से इसे पढ़ा जाता है, ये देखते हैं। भाषा भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है, यानी कि संप्रेषण यानी कि बातचीत। भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। याद रखिएगा कि भाषा की उत्पत्ति भाष, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है अपनी वाणी को प्रकट करना। आगे है भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग होते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यून यानी छोटी इकाई होती है। शब्द वह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। वाक्य शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट करने में अभिव्यक्त करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। लिपि ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये इसकी देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। प्राचीन काल की लोक भाषा प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। वर्णमाला आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये दे दिया है, जिससे आप लोग स्टार्टिंग से हर चीज़ को समझ सकें। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आ से ह तक हिंदी के वर्ण हैं, जिनकी कुल संख्या 46 है। इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, एक अनुस्वार जो होता है वो अंग होता है, तथा एक विसर्ग अंघा सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन ड, ढ तथा 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के हैं। स्वर वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहलाते हैं। स्वर में ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व होते हैं आ, ई, उ, और दीर्घ होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, और ये बड़ा ओ है। व्यंजन वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में ये देखिए चार्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही, क्योंकि ये सबको ही पता होता है।
और नहीं पता तो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे हमारा कोर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़े। ये है कंठ, मूर्धन्य, और ये है क्या है ये दिखने, ये सारे व्यंजन का चार्ट बना हुआ है। इनका अर्थ भी आपको पता होगा कि ये जो कंठ है इसकी आवाज़ गले से निकलती है, कुछ की आवाज़ तालू से निकलती है, कुछ होठ जब चलते हैं, तो ये सारे उसी के बारे में दिए हुए हैं। आई होप पता ही होंगे आप लोग को। हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार। एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के विभिन्न प्रकारों अथवा भेदों व उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए जाते हैं। पहला है ऋण, जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, आँख, हाथी, मोर आदि। यौगिक शब्द होते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर उनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है, जैसे हिमालय, विद्यार्थी आदि। योग ऋण, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वे योग ऋण कहलाते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका अर्थात गणेश जी। संज्ञा, ये संज्ञा में से जरूर आएगा, एक आध जरूर आता है, वैसे तो सब जानते ही होते हैं कि क्या है क्या नहीं। संज्ञा के बारे में बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी गलती भी हमारे नंबर काट देती है। तो आइए देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे श्याम, अमेरिका, हिमालय, गंगा, सोमवार आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, पहाड़, नदी आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता आदि। समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, मेला, सभा, दल, गुच्छा, गिरोह आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल आदि। उसके ये थोड़ा थोड़ा मैं ले रही हूँ अभी, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं यूपी टेट में, दोनों में ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में ही ये आएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा बस समझा दे रही हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये आना है। बहुत ब्लर हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने, जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति होने का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राजा, कुत्ता, घोड़ा, बालक, नायक आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रानी, लड़की, घोड़ी, बालिका, नायिका आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन आदि। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 7 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, आप। दूसरा है निश्चयवाचक, यह, वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। चौथा है प्रश्नवाचक, कौन, क्या। पांचवा है संबंधवाचक, जो, जिस। और छठा है सहसंबंधवाचक, सो, वह, तथा। और 7वां है निजवाचक, स्वयं या खुद। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला, मीठा, 20 आदि। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 गुणबोधक, मीठा, कमजोर। दूसरा है संख्यावाचक, पहला, 100वां। तीसरा है परिणामवाचक, थोड़ा, बहुत, तथा।
और चौथा है सार्वनामिक यानी कैसी और वैसी। कारक शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है कारक कहलाता है। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। कारक हैं कर्ता, और ये कारक के चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए को देना अर्थ में, अपादान से अलग होना, अभिकरण अधिकरण में पर ऊपर, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबोधन हे रे अरे, ये इसके चिन्ह हैं और ये कारक थे हमारे 8। क्रिया जो क्रिया किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कोई कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी और पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे रिया दूध पीती है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे रीमा दौड़ रही है, शुभम सो रहा है। आपको समझ आया सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे कि कर्ता कोई कार्य कर रहा है और उसका प्रभाव केवल कर्ता पे ही पड़ रहा है, वो अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर कर्ता कुछ काम कर रहा है और उसका प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रियाएं। जैसे कि राम साइकिल सड़क पर चला रहा है, यानी कि राम जो काम कर रहा है यानी कि साइकिल चला रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? साइकिल चल रही है और सड़क भी घिस रही है, एक तरह से सड़क पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। अगर राम सो रहा है तो उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। यानी कि जिस क्रिया से कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, अगर कर्ता का जो भी हो रहा है वो तो ठीक है, वो अकर्मक है। लेकिन जिस क्रिया से किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ रहा वो होती है अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया से कर्ता के अलावा किसी और पे प्रभाव पड़ता है वो होती है सकर्मक क्रिया। यानी कि कुछ भी कम होना या ज़्यादा होना वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। काल सभी को पता होंगे। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है अथवा कार्य की निरंतरता का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीनू पुस्तक पढ़ती है। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि कार्य पूर्व में हो गया, यानी भूतकाल कहलाता है। जैसे सीता ने दूध पिया। भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य को भविष्य में होने अथवा करने का बोध होता है, भविष्यकाल कहलाता है। जैसे गीता स्कूल जाएगी। ये था हमारा हिंदी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हिंदी में क्या क्या आ सकता है। अब आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा इसे अच्छे से देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला आपका टॉपिक है अपठित गद्यांश, जिसमें गद्य भी हो सकता है और पद्य भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो इसे तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जहाँ तक लग रहा है कि ये तो आप लोग पढ़ के अपने आप कर ही लेंगे। तो पहला यही टॉपिक है आपका। हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। ये भाषा एक परिचय, थोड़ा सा हम इसके बारे में ही देख लेते हैं जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। भाषा, ये तो मैं आपको करा चुकी हूँ अभी। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। हम ध्वनि अथवा वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण का पूर्ण कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में शब्दों का मूल रूप से संप्रेष्य होता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति संप्रेषण का तथा अर्थ भाषा के व्यक्त रूप हैं। वस्तुतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे वर्ण भी कहते हैं। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे शब्द कहते हैं।
शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। शब्द अर्थ से पृथक नहीं रह सकता। अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। भाषा का यह रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से संप्रेषित होता है। उच्चारण ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त होता है। लिपि वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषा को रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। भाषा वाक्य से स्वरूप ग्रहण करती है, वाक्य शब्दों से रूप ग्रहण करते हैं। वाक्य शब्द ध्वनि तथा अर्थ द्वारा भाषा के भाषिक रूप को सामने लाने का कार्य करता है। भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं। पहला, क्षेत्रीय बोली, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा। क्षेत्रीय बोली भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में 436 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। परिनिष्ठित भाषा जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। खड़ी बोली हिंदी व्याकरणिक ढांचे में ढलकर परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आज हमारे सामने है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की निष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप में सामने आती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। स्थानीय संप्रेषण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। भारत में 436 बोलियां अस्तित्व में हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में 436 बोलियां अस्तित्व में हैं। कुछ बोलियों ने अपनी व्यापकता और साहित्यिक चेतना के कारण परिनिष्ठित भाषा का रूप लिया है। इसके इस रूप में आने की प्रक्रिया में व्याकरण का महत्तम सहयोग रहा है। हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है। यह खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है जिसने 10वीं शताब्दी के बाद अपना रूप ग्रहण किया। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली परिनिष्ठित रूप है और 10वीं शताब्दी के बाद इसने अपना रूप ग्रहण किया है। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियां आती हैं जो हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृत से निष्पन्न माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया। उनके अनुसार हिंदी की बोलियां संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों से प्रचलित थी जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रही। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ। खड़ी बोली स्वरसैनी अपभ्रंश से निष्पन्न हुई। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा के बृहद क्षेत्र में बोली जाती थी। मुसलमानों के शासन प्रारंभ करने के दौरान उन्हें एक ऐसी समग्र भारतीय भाषा की जरूरत हुई जिसमें वह स्थानीय किसानों, व्यापारियों तथा अधिकारियों के संबंध कायम कर सकें। खड़ी बोली दिल्ली के आसपास बोली जाने के कारण विकसित होने लगी। शासकीय संरक्षण पाकर इसका विकास हुआ। मुस्लिम रचनाकारों विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा इसे हिंदवी कहा। यही हिंदवी कबीर, सूर और तुलसी की वाणी से मिलकर हिंदी हो गई। हिंदवी अथवा हिंदी में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग हुआ जिसने क्रमशः हिंदी को विकसित किया। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ये हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। इसके विस्तार तथा अंतर्निहित बोलियों को अग्रलिखित सारणी द्वारा समझा जा सकता है। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, बोली जाने वाले क्षेत्र। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी
और सिंधी। राजस्थान और सिंध मालवा में ये बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, ये बोलियां हैं और ये बोली जाती है हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। और ये ऊपर रह गई बुंदेली और कन्नौजी भी इसकी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली, और ये मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य में बोली जाती है और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ी बोली भी कहा जाता है। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहार और झारखंड में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली और कुमायूं इसकी बोली है और ये इसके क्षेत्र हैं उत्तराखंड और हिमालय प्रदेश। भाषा परिवर्तन एवं विकासोन्मुख होती है। भाषा के विकसित स्वरूप के दौर में साहित्यिक रचनाएं होती हैं, तब साहित्यिक भाषा का व्याकरणिक स्वरूप निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। इसके द्वारा शब्दों के रूप तथा प्रयोगों को निरूपित किया जाता है। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने का ज्ञान भी प्रदान करता है। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, लेकिन इसे स्वतंत्र मानना अधिक समीचीन है, क्योंकि इसकी विशेषता संस्कृत से अत्यधिक पृथक होने की प्रवृत्ति सामने लाती है। कामता प्रसाद गुरु तथा किशोरी दास वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को लिख हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया। हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये हैं वर्ण विचार, ध्वनि विचार तथा वाक्य विचार। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसने से हिंदी व्याकरण में लिखा, तो कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी ने। तो ये था आज का हमारा हिंदी का भाषा और व्याकरण का टॉपिक। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमें टॉपिक लेना है, क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ आया होगा और इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हों तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बीच बीच में बताती चली हूँ, और भी आप अच्छे से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर मैं चाहूँ तो दूसरा टॉपिक भी करा सकती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग एक एक टॉपिक लेकर ही चलिए। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। आप आई होप अच्छे से याद होगा आपको और आपका इस बार यूपी टेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।